अब उछल पड़ा है। सबसे ज्यादा मुसीबत महायुति में खड़ी हो गई है, क्योंकि महायुति गठबंधन में शामिल अजीत पवार ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मानखुर्द सीट से उम्मीदवार बना दिया है। नवाब मलिक और दाऊद के रिश्तों को लेकर जो बीजेपी अब तक सवाल खड़े करती थी, अब उसी गठबंधन से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है। खास बात यह कि अणुशक्ति नगर की सीट से एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में है। ऐसे में सवाल ये भी कि बीजेपी को नवाब मलिक की बेटी से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नवाब मलिक से ही प्रॉब्लम है। अब खबर ये भी कि बीजेपी का गुस्सा देख एनसीपी अजीत पवार नवाब को मैदान से बाहर कर सकते हैं। तो नवाब मलिक का क्या कहना है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक महाराष्ट्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनकी आइडेंटिटी हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद यहाँ बहुत पॉपुलर हैं। उनका नाम है नवाब मलिक। नवाब मलिक जी इस बार एनसीपी अजीत पवार गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर, जो मुंबई की एक असेंबली सीट है, और वहां से ये चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। नवाब सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपने जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो आपने 2 सेट फॉर्म भरे। एक तो आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे भरा और दूसरा आपने एनसीपी कैंडिडेट के तौर पे भरा। तो आखिर क्या रीजन था सर ये 2 सेट्स बने? देखिए, ऐसा है कि जब भी नॉमिनेशन भरा जाता है तो एबी फॉर्म जब आपके पास ना हो, समय पे अगर एबी फॉर्म ना पहुंचे तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। तो उस आधार पे जब नॉमिनेशन रद्द हो तो दूसरा इंडिपेंडेंट की हैसियत से नॉमिनेशन खड़ा रहे, इस कारण हमने भरा। और हमने नॉमिनेशन भरने के बाद पार्टी के यहाँ से नेताओं का कार्यालय से फ़ोन आया कि एबी फॉर्म आपको लेके निकला गया है। तो एबी फॉर्म पहुंचा नहीं था, इसलिए दोनों सेट हमने भरे और 2:45 बजे के करीब एबी फॉर्म पहुंचा और हमने 2:55 को उसे जमा करा दिया। और हम अजीत पवार जी के साथ हैं और एनसीपी में थे पहले भी, आज भी हैं, और एनसीपी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बीजेपी जो है महायुति की अलायंस पार्टनर है, वो तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लगा रही है। दाऊद इब्राहिम जो फ्यूजिटिव गैंगस्टर हैं, उनके साथ आपके संबंध जोड़ रही है, छोटा शकील के साथ भी जोड़ रही है। तो इन सारे आरोपों को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि वो आपके कैंपेन का भी हिस्सा नहीं बनेगी? ऐसा है, जबान हिलाने में कोई पैसे लगते नहीं हैं। जिस तरह से चीज़ें कौन से कागज़ के आधार पर, मुकदमे के अगर आधार पे भी कोई बात कही जा रही है तो मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। किसी गैंगस्टर के साथ मेरे संबंध के कोई केस मुझ पे नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक आसान है, कोई मुसलमान हो तो उसे आतंकवादी बना दो, मुसलमान है तो दाऊद का आदमी बना दो, बहुत इजी होता है। और मीडिया भी उसी नैरेटिव में खेलते रहता है। हमने तो कई अखबारों को, टेलीविज़न वालों को नोटिस भी दिया था, फिर लोगों ने लिखना बोलना बंद कर दिया। अब चुनाव है, देखेंगे जो लोग इस तरह से गलत बयानी करते हैं, जो इल्ज़ाम आयद करते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई तो हम करेंगे। जहाँ तक मुकदमे का सवाल है, अब उस मुकदमे को लेके मुझे बात करने पर पाबंदी है। मैं उस मुकदमे को लेके कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि कोई तथ्य नहीं है मुकदमे में। हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला है, जल्द ही जब फैसला आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है बीजेपी का आरोप लगाने का, विरोध करने का, ये अपेक्षित है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा विरोध करेगी। और हम महायुति भले हो, लेकिन हमारी सीटों पे तो हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं। विरोध है, होने दीजिए, चुनाव हम जीतेंगे। सर, बीजेपी के ही नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने कहा कि जब आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो उन्होंने कहा, उनके बयान आया कि अजीत पवार जी ने महायुति अलायंस में बैक स्टैबिंग का काम किया है, छुरा भोंकने का काम किया है, धोखा दिया है महायुति अलायंस। देखिए, ऐसा है, जब सीट बंटवारे की बात होती है तो कौन सी सीट किसे दी जाएगी ये तय होता है। जिस सीट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ 90,000 से पीछे है महायुति पिछले लोकसभा के चुनाव में। कभी भी वहाँ से जीतने की किसी की कोई संभावना नहीं है। सीट छोड़ी गई,
अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा ये तय करने का अधिकार बीजेपी को नहीं है, या बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा ये राष्ट्रवादी के नेताओं की अजीत पवार जी को अधिकार नहीं। हमारी पार्टी का निर्णय हम लेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। ये बैग स्टेपिंग, इस तरह की भाषा ठीक नहीं। ठीक है, आपको समर्थन नहीं देना है, नवाब मलिक का विरोध करना है, करिए ना, हम कहाँ कहते हैं कि ना करिए, लेकिन बैग स्टेपिंग ये जो शब्द है ये बिल्कुल गलत है। पार्टी को डिस्कशन में सीट छोड़ी गई, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, शिवसेना भी विरोध कर रही है, शिंदे साहब का भी उम्मीदवार वहाँ खड़ा है, बीजेपी विरोध कर रही है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद जनता हमारे साथ है, लोग हमारे समर्थन में हैं और हम चुनाव जीतेंगे। सर, आपकी बेटी भी इस बार सना मलिक चुनावी मैदान में है। आपकी जो परंपरागत सीट रही थी अनुशक्ति नगर, वहां से उन्होंने अपना कैंडिडेचर फाइल किया है। आपने सीट चुनी है मनखुर्द शिवाजी नगर की। तो इस तरह के जो लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो इस तरह के एलिगेशंस हैं उससे आपके चुनाव पे या आपकी बेटी के चुनाव पे कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, मेरी परंपरागत सीट कहना ये उचित नहीं है। जहाँ हम लोग बैठे हैं ये मेरी परंपरागत सीट है, जहाँ से मैं लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता। डिलिमिटेशन के बाद आधी सीट हो गई रिजर्व और आधी ओपन रही। जब हम कांग्रेस के गठबंधन में, तो कांग्रेस ने ये वाली सीट आधी ले ली और आधी रिजर्व होने के कारण हमारी पार्टी को छोड़ दी। तो मुझे लड़ने के लिए अनुशक्ति नगर 2009 में भेजा गया, तो वो 2009 में मैं जीता। 2014 में 1000 वोटों से हम हार गए थे। 19 में हवाओं के विपरीत हमने फिर वो चुनाव निकाला और उसके बाद मैं मंत्री बना, कोविड आ गया, मेरी गिरफ्तारी हो गई। तो उसके बाद जो भी काम था विधानसभा क्षेत्र का वो पूरी तरह से सना मलिक देख रही थी। जब मैं अस्पताल से जमानत पे छूटा, अस्पताल से घर आया, जब मैं दफ्तर जाने की मैंने शुरुआत की तो दफ्तर में भीड़ थी। कई दिन मैंने देखा, मैं अपने कैबिन में बैठा था, लोग बाहर बैठे थे। मैंने कहा कि बुलाइए, लोग बैठे हैं। बोले आपसे मिलने के लिए नहीं, सना मैडम से मिलने के लिए बैठे हैं। तो लगातार 1 महीने तक जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि लोग मुझसे ज़्यादा उनसे संपर्क में हैं या उसको कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम या समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम मानते हैं, तो मैंने तय किया कि चुनाव वो सना लड़ेगी और मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला था। लेकिन पिछले 4-5 महीने से लोकसभा के नतीजे के बाद शिवाजी नगर मानखुर की जनता, वहाँ के आवाम लगातार मुझसे आके मिलते रहे, बोले आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा शिवाजी नगर मानखुर से। मैंने कहा आपका विधायक है? बोले 15 साल से है, लेकिन जिस तरह का माहौल है वहाँ पर पूरी तरह से गुंडागर्दी का साम्राज्य बना हुआ है। हर सप्ताह, हर 15 दिन में एक सरेआम सड़क पे कत्ल हो जाता है, ड्रग का साम्राज्य बन गया है और सारी परेशानियों का गढ़ बना है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समाजवादी पार्टी के लोगों का संरक्षण है। और मैंने कहा कि अगर है तो किसी और को वोट दे दीजिए। बोले नहीं, दूसरा टिक नहीं पाएगा गुंडई के आगे, धमकियाँ आएंगी, लोग डर के भाग जाएंगे। इसके पहले कई उम्मीदवार लड़े, धमकियाँ आई, टेलीफोन आए, लोगों पे दबाव बनाया गया, लोग चुनाव मैदान से हट गए। हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े मजबूती से, हम आपके साथ हैं। तब मैंने बहुत विचार किया, सोशल मीडिया में चीज़ें देखी, ड्रग को लेकर रिसर्च किया, वहाँ के गुंडाइज्म को लेकर रिसर्च किया। बहुत सारे वीडियोस हैं, कोई महिला उनके पास जाती है कार्यालय में सपा के, गंदगी को लेके कोई एक्टिविस्ट जाता है तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं औरतों के, कोई आवाज़ उठाता है तो जाली मुकदमे में बंद करा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज से राजनीति वहाँ हो रही है। जो फिल्मों में नेता विलन की भूमिका में होता है, उसी तरह से दबाव की राजनीति है। जब मैंने देखा तब मैंने फैसले किया नहीं, लड़ना पड़ेगा। और हमने लड़ने का मूड बनाया। जनता के आग्रह पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कोई दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो, शिंदे साहब का विरोध हो, हम जनता की ताकत के पे चुनाव के मैदान में हैं और मुझे पूरा विश्वास है मैं चुनाव जीतूंगा। सर, आपने गुंडागर्दी की बात की, मनखुर्द नगर सीट पे सरकार आपकी थी, तो आखिर इस तरह की चीजें कैसे चल रही थी? ये मेरी क्या सरकार है? गुंडागर्दी जो होती है,
लोगों को खामोशी से जब धमकाया जाता है, लोग पुलिस स्टेशन ही नहीं जाते वहाँ डर के मारे। जब सड़कों पे कत्ल हो जाता है, उसके वीडियो बनाए जाते हैं, वायरल किए जाते हैं, कत्ल करने वाला तो जेल चला जाता है, लेकिन डर तो लोगों में पैदा किया जाता है। आप देखिए, जो 1 महीना पहले कत्ल हुआ है, उसका वीडियो बना के सर्कुलेट किया, उससे सड़क पे गिरा के तलवार से उसके सर पे, गर्दन पे वार किए जा रहे हैं, बच्चा मर गया। तो इस तरह का एक अलग वातावरण है। कत्ल करने वाला, गुनाह करने वाला गिरफ्तार होगा, लेकिन जब लोग डर का माहौल बना देते हैं और जब लोगों को डर पैदा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग पुलिस स्टेशन तक भी नहीं जाते। ये सच्चाई है। सर, 2024 का जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में काफी क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है, चाहे वो महायुति अलायंस हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो। एनसीपी जो एक पेरेंट पार्टी पहले हुआ करती थी शरद पवार जी की, अब वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, एनसीपी भी, शिवसेना भी, और 6 पार्टियों का भविष्य जो है इस चुनाव पे दिख रहा है कि आखिर उनका आगे का भविष्य क्या होगा। और लोकसभा चुनाव की भी हम बात करें तो महायुति को थोड़ा सेटबैक लगा था, तो इस चुनाव में कैसे आप देखते हैं कि महायुति किस तरह से परफॉर्म करेगी महाराष्ट्र? देखिए, जो भी चुनाव हो रहे हैं, हमें लगता है कि मुकाबला कांटे का है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी। आखिरी समय में कौन सा उम्मीदवार कैसे चुनाव लड़ता है, उस पे बहुत सारे नतीजों का निर्भर है। अभी नॉमिनेशन भी बहुत सारे रिबेलियंस खड़े हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हैं, विड्रॉल तक क्या परिस्थितियां बनती है। लेकिन कुल मिला के मेरा आकलन है, मैं महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिन से हूँ, मेरा आकलन है कि मुकाबला कांटे का है। किसकी सरकार बनेगी आज कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये तय है कि अजीत पवार के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती। हम कहीं ना कहीं अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये सच्चाई है। आपने शरद पवार जी के साथ भी काफी क्लोजली काम किया है, अजीत पवार जी के साथ भी काफी क्लोजली काम किया, चाहे फिर उनकी शरद पवार जी की बेटी हो सुप्रिया सुले जी, उनके साथ भी आपने बहुत करीब से देखा है काम करने के नजरिए को, सरकार में हो या फिर एनसीपी का कोई भी कार्यक्रम हो। तो क्या लगता है आपको, क्या शरद पवार और अजीत पवार फिर से एक साथ वापस आ सकते हैं? देखिए, 2019 के नतीजे के पहले कोई कह सकता था कि इस तरह की कोई सरकार बन सकती है? राजनीति में कोई किसी का परम मित्र, कोई परम शत्रु होता नहीं, परिस्थितियां दोस्त दुश्मन बदली कर देती हैं। चुनाव के नतीजे के बाद कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। सर, जिस तरह से आपने अपनी बेटी को, सना मलिक को, अनुशक्ति नगर की सीट सौंपी है, तो वहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? प्रमुख मुद्दे तो हमने बहुत सारे, जब 2009 में मैं चुनाव लड़ने गया तो लोग वहाँ पे, हर औरत ये कहती थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी दे दो। तो आज वो समस्या पहाड़ों तक हमने पानी पहुँचा दिया, घर घर पानी पहुँचाया है, और पानी, शौचालय, जो स्लम है, वो बेसिक चीज़ें हमने की हैं। लेकिन एक रोड मैप होना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी ही बनी रहे, हम ऐसा नहीं चाहते। तो बहुत सारे डेवलपमेंट की इंफ्रा प्रोजेक्ट हमने शुरू कराए। मेट्रो का स्टेशन चीता के हम ट्रॉम्बे तक ले जाएंगे, मेट्रो वहाँ तक पहुँचाया हमने पहले इसमें। फिर जब पहले टर्म में हम थे तो हमने शताब्दी अस्पताल का मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव मंजूर किया, पास हो गया, इमारत तैयार है, आखिरी इसमें है। मेडिकल कॉलेज एक 4-6 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक मुंबई में जैसे आप घुसते हो, नई मुंबई से पूना से आते समय, तो दोनों तरफ झुग्गी झोपड़ी दिखती है। एंट्री पॉइंट पे ही ऐसा लगता है ये शहर एक झोपड़ी वालों का शहर है। ईस्टर्न फ्रीवे बना तो वहाँ रिहेबिलिटेशन का इशू था, हमने कराया। तो सबसे पहले कि आप शहर में घुसें तो अब लगे कि एक कोई इंटरनेशनल सिटी में आप आए, तो जो झुग्गी झोपड़ी है उसका ढंग से विकास हो जाए, ताकि शहर में घुसते ही लोगों को फील अलग से आए, ग्रीनरी हो। आज वहाँ पे जो ऑक्ट्रॉय का नाका था, उसको ट्रांसपोर्ट हब बनाने का हमने पूरा प्रस्ताव लाया है। हाईवे का बगल से एक ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें हमने की है। फिर हमने वो वहाँ एक जेट्टी है, उस पर वीविंग डेक का एक प्रस्ताव चल रहा है। फिर जो पहाड़ पे झुग्गी झोपड़ी है उसे शिफ्ट करके मुंबई में एक हैंगिंग गार्डन है, उसी तरह का एक बड़ा गार्डन, पूरा प्रस्ताव वो भी ऑन बोर्ड है।
फिर एक हमने वहाँ पे फ्लाईओवर बनाना है, जो चीता कैंप के लिए सड़क है 120 फुट की बनेगी, उसमें लगभग 3-4 हज़ार घर बाधित होंगे, उनका रिहेबिलिटेशन के मकान के भी काम शुरू हो गए। तो कुल मिला के पहले तो हमने बेसिक चीज़ों को किया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखेंगे तो गरीब से गरीब आदमी भी है, और राज कपूर का परिवार भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। बेचारे अनपढ़ लोग भी हैं, तो साइंटिस्ट भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसीलिए उसका नाम अणुशक्ति नगर पड़ा है। तो हर तरह के लोग वहाँ पे हैं, तो उनको एक हाई सोसाइटी के लोग वहाँ पे हैं। तो चीज़ें अलग ढंग से है कि एक अलग तरह का विजनरी डेवलपमेंट हो। हमने उस तरह की चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सेंटर्स बनाने का है, वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है, वो भी पाइपलाइन में है। गोंडी स्टेशन का आज जाएंगे आप तो वहाँ पे सड़क है कि नहीं पता ही नहीं, स्टेशन कहाँ है। वहाँ एक लूप रोड भी मंजूरी के स्टेज पे है। मानपुर स्टेशन का एक रीडेवलपमेंट का प्लान है। मानपुर स्टेशन पे जो मेट्रो का स्टेशन बना है उसको स्टेशन से लिंक करने का, सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में है। तो आगामी दिनों में इस कॉन्स्टिट्यूंसी का चेहरा बदलता हुआ आपको दिखेगा। और एडजॉइनिंग है शिवाजी नगर, पहले दोनों विधानसभाएं एक होती थी, एक की 2 हो गई। तो ये M-East वार्ड जो है इस शहर का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है, सबसे गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे है, SMS कंपनी यहाँ पर है। तो लगा हुआ ये सारा विधानसभा क्षेत्र है। तो हमें लगता है जो वर्स्ट वार्ड है, द बेस्ट वार्ड बनाने के सारे हमारे रोड मैप तैयार है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीज़ें बदलेंगी। शिवाजी नगर में आप देखोगे तो वहाँ पे कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, औसत उम्र लोगों की कम है, प्रदूषण का बहुत बड़ा मामला है, और ड्रग सबसे बड़ा इशू है। तो नशा मुक्त, ड्रग मुक्त शिवाजी नगर, गुंडागर्दी मुक्त शिवाजी नगर, हेल्थ की बेस्ट फैसिलिटीज़ दोनों को मिला के मेडिकल कॉलेज है, कुछ अस्पताल जो 200 बेडेड, 100 बेडेड, 2-4 उसके भी प्रस्ताव हमारे हैं। तो चीज़ें पूरा कंपोजिट उस दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वार्ड है म्यूनसिपल, वो एक ही है। तब जब ब्लूप्रिंट बनेगी, कुछ रस्तों का जोड़ने का काम है। तो हमें लगता है हमने एक ब्लूप्रिंट अपना बना रखा है। दोनों साथ में जब हम लेके चलेंगे तो हमें लगता है एक चेहरा बदलेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, चूंकि आपकी सीट पे और आपकी बेटी की सीट पे शिवसेना ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो क्या ये मैसेज दे रहा है कि महायुति में भी अभी सब कुछ सही नहीं है? कहाँ क्या सही नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे यहाँ विरोध है। लेकिन इस तरह से चुनाव हम बार बार लड़ते रहे हैं। जब भी चुनाव 5 बार हम जीते या 2 बार हारे भी हैं हम, तो जब हारे या जीते, ऑल वर्सेस नवाब मलिक का चुनाव हमने लड़ा है। सभी दल, सभी नेता इकट्ठा हो जाते रहे और उन्हें किसी तरह से हरा। तो ठीक है, 2 बार हारे लेकिन 5 बार तो जीते। ये मान के चल रहे हैं कि ऑल वर्सेस नवाब मलिक होगा, और तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी दोनों सीटों पे भारी मतों से हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक, जिन्होंने सारे सवालों पे बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, मुंबई।